मैं अपने समाज की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन यही समाज है जो मुझे प्यार देता है, मुझे पैसा देता है, मुझे पहचान देता है, तुरंत मान्यता देता है, अपनी गोद में बिठा के रखता है। लेकिन शिकायत भी इसी समाज से, एक तरह का लव हेट रिलेशन है। तो यही सच है कि बनारस को कोई दूर से देखेगा तो उसको बिस्मिल्लाह खां नहीं दिखाई देंगे, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी या धूमिल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनके आने की संभावना बनी हुई है। एक नया धूमिल पैदा होगा, एक नए बिस्मिल्लाह पैदा होंगे। हाँ, चूंकि ये संभावनाएं तो हमेशा कायम रहती, हर शहर के हिस्से में संभावनाएं रहेंगी और हर शहर कुछ न कुछ देता है। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि समाज जिस तरीके का हम दूसरे भाषाओं में, आंचलिक भाषाओं में देखते हो, चाहे मणिपुर में रतन थीम की बात हो या महाराष्ट्र में मराठी भाषी अपने लेखक को भी बहुत प्यार करते हैं, बंगाली लेखक और रंगकर्मी दोनों को भरपूर प्यार मिलता है। हिंदी भाषा में उस तरीके का प्यार कभी नहीं मिल पाया। तो इसमें समाज ज़्यादा जिम्मेदार है, बाजार ज़्यादा जिम्मेदार है, या जो हमारी अपनी एक नैतिक शिक्षा बचपन से मिलती है कि हम उसमें कहीं इस प्यार की तरफ बढ़ ही नहीं पाते कि हम कला और सौंदर्य की तरफ बहुत बढ़े हैं। तो किसको आप जिम्मेदार के तौर पे देखते हैं कि क्यों वो अटैचमेंट नहीं हो पाता? मतलब आज भी हम याद करते हैं तो अपने तमाम पुरखे रचनाकारों को, जबकि उसके बाद एक पूरी पीढ़ी साठोत्तरी के बाद से है, उनके नाम भी विस्मित हो जाते हैं कि हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे सांस्कृतिक प्रशिक्षण में, हमारी कल्चरल ट्रेनिंग में कोई बहुत बड़ी कमी तो है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज, और काशी का कर्णधार लेकर के एक बार हम फिर आपके बीच हैं। और हमारे साथ आज हैं काशी के साहित्यकार, यूं कहे तो हिंदी साहित्य के बड़े नाम बन चुके कवि, रंगकर्मी, भारत भूषण अग्रवाल से सम्मानित भी रहे हैं, व्योमकेश शुक्ला जी। तो व्योमकेश जी का हम अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है। सभी दर्शकों को अभिवादन पहुंचे मेरा। तो व्योमकेश जी की ख्याति रंगकर्मी के तौर पर भी है, लेकिन मेरा जो उनके प्रति प्यार है, या ये कहूं कि जो कविताओं से इश्क रहा, उसमें बड़े प्यारे कवि के तौर पर मैं उनको देख पाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि व्योमकेश भाई 2-3 लाइनें चाहे तो उसी कविता की जहां वो अपने शहर की नदी में आग देखते हैं, काशी के, पता नहीं उनको उनकी स्मृति में है कि नहीं है, जहां कोई शहनाई बजाने वाला सीढ़ियों पर सर रख करके सो जाता है। तो उस कविता की 2 लाइनें, ताकि काशी का जो राबिता है उनकी कविता में वो लोगों को मिल जाए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे तमाम संदर्भों पर। उस कविता की वो पंक्तियां जिनकी याद अभी आपने दिलाई, वो तो हमारी समकालीन मुक्त छंद हिंदी कविता की एक मुश्किल ये है, और मेरे ख्याल से आपके चैनल के दर्शकगण, विद्वान लोग मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि हमारी कविताएं ऐसी हैं कि वो भूल जाती हैं और उन्हें बिना देखे पढ़ा नहीं जा सकता। और जो तुक तान वाली छंदबद्ध कविता है, जिसका रचयिता, जिसका प्रयोक्ता 12 उसे गा के सुनाता है तरन्नुम में, कई बार बोल के भी सुनाता होगा, वो कविता वो याद रखी जाती है, जुबान पे रहती उसकी यूएसपी है याद रखा जाना। और हमारी कविता का भाग्य है, उसकी नियति है कि उसको भुला दिया जाए। शमशेर की ही 2 पंक्तियां हैं, मैं इतना भूल जाया जा सकूं कि एक आंसू में गिराया जा सकूं, ऐसा कुछ है जी। हाँ, ये विडंबना ही है, मतलब पूरा बिल्कुल ठीक बात कही व्योमकेश जी ने कि जो नई कविता है उसके भाव तो बचे रह जाते हैं। यूं देखा जाए तो उसका जो मन है वो मन के साथ मिला रहता है, लेकिन शब्दों में उसको प्रकटीकरण करना या हमेशा गेय बनाए जी। जैसे अंजुलि में जल बचा नहीं रहता जी, अंजुलि भी रहती है और जल भी जीवित रहता है, जल तो अमर है जी। लेकिन वैसे ही हमारी कविता जो है वैसे पानी जैसी है जी, जो अंजुलि में कैसे टिकी रहे आखिर जी। लेकिन मैं उस कविता की 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं जी, कि हमारी नींद
जड़ों का तकिया लगाती है जी, और पेड़ की तरह सपने देखती है। मुझे स्थानीयता के संकटों पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में जब विस्थापन एक बहुत बड़ी सच्चाई है और लोग जला वतन हुए हैं, या तो भगाए गए हैं या रोजी और रोजगार की मुश्किलों ने उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा है, शिक्षा की जरूरतों ने, महत्वाकांक्षा ने, उद्यमशीलता ने, तब दुनिया की एक बहुत छोटी सी संख्या ऐसी भी है जो एक ही जगह टिकी रही है। उसने अपनी जगह नहीं बदली। घाट के किनारे भक्तों को टीका लगाने वाले पंडित जी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि देने वाले डोम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और वो पीढ़ियों से उसका निर्वाह करते हैं। तो एक ही जगह रहने की जो सांसत है, जो मुश्किल है, जो चैलेंज है, और साथ में कुछ सुविधाएं भी होंगी, उनको संबोधित करना, उसे विस्थापन के उलट मैं संस्थापन कहना चाहता हूँ। तो संस्थापित होने की जो विपत्तियां हैं, उनको इस कविता में मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी एक जमाने में। अच्छा, चूंकि मैं कई बार देखता हूँ, आपने बनारस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, बनारस आपकी कविताओं में भी बार बार आता है, तो बनारस आपको ज्यादा रचता है या आपकी कविताओं और रचनाओं में बनारस को आप ज्यादा रचते हैं? बनारस तो मुझे पहचानता भी ना होगा, कहाँ बनारस हो कहाँ मैं। मुझे ही बनारस पसंद है। बनारस मेरा फेवरेट है। बनारस मेरा गुरु है। बनारस मेरी पितृव्यता मातृव्यता का भी नाम है। बनारस मेरा रण क्षेत्र है। अंततः मैं मरूंगा भी बनारस में। मेरी राख जो है यहीं गंगा जी के पानी में ठंडी की जाएगी। ये स्वर्ग वाली की सीढ़ी वाला मोह तो नहीं है? नहीं, पता नहीं स्वर्ग क्या होता है। मुझे इतना जरूर पता है कि इस पल में अपने दायित्व से प्रतिकृत होना, इस क्षण की जो क्रिया है उसको कायदे से करना ही सबसे उच्चतर मानवीय स्थिति है, सबसे ऊंची दशा यही है। और यही अगर स्वर्ग है तो यही है। स्वर्ग और नरक जो हैं सब इसी जन्म में है। तो ये व्योमेश जी जो बता रहे हैं कि स्वर्ग और नरक यही है। जब आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत ही कहीं ना कहीं आपके स्वर्ग बन जाती है, और बनारस में बेपनाह मोहब्बत करते हुए दिख रहे हैं, जैसा बताया उन्होंने। अच्छा, आपकी आवाजाही कला की तमाम विधाओं में रही, गद्य में भी रही, आप आलोचक के तौर पे, अनुवादक के तौर पे, सिनेमा में भी रही, और सिनेमा भी आपकी कविताओं में खूब आता है। तो कौन सी ऐसी विधा है जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार हो, जिसके सबसे करीब अपने आप को पाते हैं? जी, मैं कहूँगा तो दगाबाज नजर आऊंगा। मुझे इन सभी विधाओं से बहुत प्यार है। मैं अलग अलग करके देख भी नहीं पाता हूँ। मेरी जीवन दृष्टि में एक अद्वैत है कि जैसे तबला बजाने में और कविता लिखने में कोई तात्विक अंतर है, मुझे नहीं समझ में आता। नाटक करने में और आलोचना करने में, भाषण देने में और अनुवाद में, मैं आप अगर फर्क पूछेंगे तो कुछ तकनीकी फर्क गिना ही सकता हूँ। लेकिन वही जो है ना कि जो एक मंद्र अर्जेंसी होती है, जो भीतर ही भीतर आपको कचोटती रहती है, जो आपको किसी काम के लिए बेचैन करती है, किसी काम के लिए प्रेरित करती है, एक तरह का पूजा भाव आपके अंदर जो निसर्ग है, जो प्रकृति है, उसमें से निःसृत होता है। तो वो उस समय जो आपसे करवाता है वो आप करते हैं। और आप देखेंगे कि मैंने बहुत बेकरार होकर या बहुत योजनाहीन ढंग से काम नहीं किया है। मतलब अगर गद्य लिखने बैठा हूं तो एक पुस्तक पूरी की है मैंने। अगर नागरिक प्रचारणी सभा जैसी संस्था को संचालित करने का दायित्व मुझ तक आया है तो मैंने उसको यथासंभव, यथाशक्ति, अधिकतम योग्यता के साथ निभाने की कोशिश की है। तो इन सभी विधाओं में फेवरेट चुनना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तब भी आपसे कहूं कि मैं सबसे करीब अपने जहन के पाता हूं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को।
क्या बात है। तो जो अंततः मेरी विधा नहीं है जी। न तो मैं गायक हूँ न वादक हूँ, लेकिन मैं सबसे अधिक करीब संगीत के हूँ। तो संगीत का लॉजिक अगर कुछ होता होगा तो मैं उसी से चलता हूँ। जी। तो निश्चित रूप से संगीत मतलब उसी में नहीं होता कि गाया जाए या बजाया जाए तभी संगीत है। संगीत के करीब आप तब भी जा सकते हैं जब आपके अंतर मन में वो कहीं प्रवाहित हो रहा हो, उसके सहारे आप जीवन की तमाम धुनें तैयार कर रहे हो, लेखन हो, रंगकर्म हो। तो चूंकि जब मैं व्योमेश जी की कविताएं पढ़ता हूँ तो पता नहीं क्यों अनायास से, उससे पता नहीं व्योमेश जी उसको ये स्वीकार करेंगे कि नहीं, मुझे एक नाराज आदमी दिखता है जो मुस्कुरा रहा है गुस्से से। ये रूपक बार बार, चूंकि ये रूपकों के बड़े शानदार कवि हैं, भरपूर रूपक आते हैं और इतने अंतर्विरोधी रूपक तो कम ही मिलते हैं। मतलब मैं मुक्तिबोध से जो एक परंपरा देखता हूँ बड़े ताकतवर रूपकों की, उसमें व्योमेश जी कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं बड़े विरोधाभासी रूपकों के साथ, कि इन्हीं की कुव्वत हो सकती है कि नदी में के पानी में आग लगाना और उसमें शहर को जला देना, वो इनकी ही कुव्वत हो सकती है। तो मैं जो ये रूपक देखता हूँ कि नाराज आदमी जो अपने समय से कहीं नाराज, क्या वो ठीक दिखता है मुझे कि कहीं कभी किसी के आक्रोश में है और मुस्कुराते हुए उस आक्रोश अपने तंजिया लहजे को ला रहा है अपनी कविता में? देखिए, मुक्तिबोध की ही पंक्ति है, जी। जो है उससे बेहतर चाहिए। जी। और इसकी अगली पंक्ति में एक शब्द मुक्तिबोध ने इस्तेमाल किया है जो शायद आजकल उतना विधि सम्मत, उतना औचित्य सम्मत ना हो, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया की सफाई को कुछ मेहतर चाहिए। जी। तो जो होता है, जो यथास्थिति है, जी। उसके प्रति मन में एक तरह की बेचैनी का भाव रहना स्वाभाविक है। रचनाकार कुछ ज्यादा ही बेचैन रहा करते हैं, तो मेरे भीतर भी है वो। लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ आक्रोश के शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। और हम यदि विरोध ही करते रहेंगे तो रचना कब करेंगे? तो जो हम कहते हैं, जो प्रॉमिस हम अपनी रचनात्मक विधाओं के माध्यम से करते हैं, वो हमें करके भी दिखाना पड़ेगा, चाहे आज करें चाहे कल करें। तो मैं आजकल करने वाले मोड में हूं। एक है कि नाराजगी का मुद्दा ये है कि मैं कैसे बताऊं कि पांडुलिपियों का संरक्षण नहीं हो रहा है। और दूसरा मुद्दा ये है कि पांडुलिपियों का संरक्षण आप करने लगिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप शिकायत मत करिए, आप काम कीजिए। तो जिस नाराजगी की आपने बात की है वो बेशक मेरी कविताओं में भरपूर है, और शुरुआती कविताओं में तो कहीं ज्यादा है। लेकिन उसके बाद मैं पाता हूं ये आजकल कि नाराजगी से शुरुआत हो सकती है, नाराजगी से अंत नहीं हो सकता। तो मेरी कविता घूम के उस ओर गई है जहां पे सृजन हो रहा है। तो मतलब मैंने ठीक पकड़ा कि आक्रोश से मुस्कुराहट की तरफ बढ़े हुए हैं। बिल्कुल जी। जो आक्रोश है वो बुनियादी चीज है जी। और उस आक्रोश ने मुझे ड्राइव किया है जी। वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है। और मैं वहां तक पहुंचा हूं जहां पर एक निर्जन निःशब्द एकांत में जी। एक 70 साल का बूढ़ा चकवड़ के पौधे इसलिए लगा रहा है जी। कि वहां तितलियां आएंगी विश्राम करने जी। तो एक थैंकलेस जॉब सृजन का करते हुए तितलियों के निमित्त, मनुष्यों के भी नहीं जी जी। एक आदमी रत है, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, मैं उस आदमी को पकड़ूंगा जी। मैं नाहक जो है अपनी ऊर्जा नाराज होने में खर्च नहीं करूंगा जी। ये कुछ मैं इस दिशा में बढ़ा हूं जी। ऐसी कोशिश की है मैंने जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं जरूरी सवालों पे चुप हो जाऊंगा जी। बिल्कुल, जिस तरीके से उनका आक्रोश अब धीरे धीरे सृजन की तरफ बढ़ रहा है, एक पूरा का पूरा दर्शन भी कविताओं में दिखता है, समय की राजनीति भी दिखती है और कई बार तो भरपूर राजनीति भी दिखती है। तो जो राजनीति आ रही खासतौर पे मतलब जो आपके परिपक्व उम्र के 20-25 साल इधर के रहे होंगे, इसमें भारत की राजनीति को कभी कैसे देख पा रहा है?
चूंकि बूथ से लेकर के सदन तक की बातें हैं आपकी कविता में, तो मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ जी और मेरे आसपास बहुत राजनीतिक वातावरण रहा है। जी मेरे पिता एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के बहुत बड़े स्तंभ थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जी और मेरी माँ समाजवादी आंदोलन से तप के निकली हुई एक बेचैनी युवजन थी। जी तो परिवार का डीएनए फाइबर का कुछ असर मेरे ऊपर भी है, जी लेकिन मैं इस समय बहुत दायित्व के पद पर हूँ। जी नागरिक प्रजानी सभा का प्रमुख हूँ जी और मुझे किसी भी तरह की राजनीति जो है जी उसमें सिर्फ सृजनात्मक संभावनाओं को देखना है जी और बहुत इंटीग्रिटी के साथ, पूरी आत्मवत्ता के साथ जी अपना पक्ष यानी साहित्य का, कलाओं का, संस्कृति का पक्ष सामने रखना है। जी तो राजनीति पर टिप्पणी का अधिकारी मैं नहीं हूं। आप मुझसे अगर साहित्य के इतिहास पर कोई सवाल पूछें जी तो मैं ज्यादा इजी होकर के आपको जवाब दे सकूं। जी जी बिल्कुल ठीक है। कई बार होता है कि कवियों के सामने भी कभी कभी संकट आते हैं, पद के संकट, और जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद होते हैं संकट अब ये और भी बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान तक जो वो गया है जी 1947 से 1950 के दरमियान, जी तो वो नागरिक प्रचारणी सभा का ही योग है उसमें। जी हमारे यहाँ 1893 16 जुलाई को स्थापना हुई जी और तब से पहले मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री शब्द जी उस पद के लिए जिस पर इन दिनों मैं हूं इस्तेमाल होता रहा है। जी तो आप समझिए कि 1893 से 1943 50 साल जी और 1947 4 साल और जी। कुल 57 बरस। जी तो भारत के संविधान में लिखे जाने के पहले के 57 वर्षों तक जी ये शब्द तो हम इस्तेमाल कर ही रहे थे। जी तो हमारे यहाँ ये तनिक पुराना है। जी और भारत के संविधान में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, कैबिनेट के प्रमुख को, कार्यपालिका के जब प्रधानमंत्री कहा गया, जी तो ऐसे दस्तावेज सभा के पास हैं जो भारत की संविधान सभा से नागरिक प्रचारणी सभा के नियामकों का पत्राचार है जी और तमाम पारिभाषिक शब्द संविधान सभा ने जी नागरिक प्रचारणी सभा से लिए हैं। जी सभा ने वो शब्द पैदा नहीं किए हैं, जी बिल्कुल उनका अर्थ स्थिर किया है। जी। चलिए, जैसा कि अभी ने कहा, तो हम उनसे बात करते हैं साहित्य पर ही, और खासतौर पे जो बनारस का साहित्य है। बनारस एक समय था कि बनारस से नामवर सिंह जैसा नाम भी हमारे पास रहे, और जयशंकर प्रसाद भी रहे, मुंशी प्रेमचंद भी रहे, और आज मृणाल शुक्ला है। लेकिन जो एक हाइट थी, ऊंचाई थी बनारस की, जो यहाँ की रगों में दौड़ती दिखती थी भाषा को बचाने की, साहित्य को बचाने की, क्या उसमें कुछ कमतरी दिख रही है या ठीक ठाक है? बनारस को कैसे देखें देश के लोग? देखिए, मूर्धन्यता का अभाव हुआ है जी। ये समस्या सिर्फ बनारस की नहीं है जी। ये समस्या एक अखिल भारतीय विषय है। जी। जीवन के सभी क्षेत्रों में आप पाएंगे कि मूर्धन्यों की एक पीढ़ी हमसे विदा ले रही है जी। और नई पीढ़ी उस तरह से तैयार मंच संभालने को प्रस्तुत नहीं दिखती। जी। जैसे तबले में उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे, जी। तो हमको फिर दूसरा जाकिर हुसैन नहीं दिखाई देता। जी। क्रिकेट में आप देखिए तो सचिन तेंदुलकर के बाद वो जो सर्वातिशायी उपस्थिति है, जी। उतनी बड़ी उपस्थिति किसी की बनती नहीं। जी। आते हैं लोग, जी। बहुत काम करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, लेकिन वो जगह, वो आसन किसी को नहीं मिलता। तो जी हाँ हाँ, आप पूरी कर ले बात। तो मुझे ये लगता है कि एक तो व्यक्ति की जगह कोई नहीं ले पाता। जी। दूसरे, बनारस में दरअसल हिंदी पट्टी में जी। एक समस्या भी है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो रहा है जी। तो उसको स्वीकार करने का औदात्य हिंदी पट्टी में नहीं है। जी। हिंदी पट्टी अपने नायकों को गाली बकने में, उन्हें निंदित करने में, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में ज्यादा मुब्तला रहती है। जी। यही उत्तर पूर्व में रतन थियाम पैदा होते हैं, जी।
दक्षिण भारत में कावलम नारायण पणिक्कर पैदा होते हैं। एक एक लेखक संस्कृति कर्मी के जन्मदिन पर, उसके पुण्यतिथि पर, उसके अवसान के क्षणों में, उसकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो वो सहज जागरूकता लोगों की है, ये बात तो है, लेकिन उसमें राजनीति भी एक रोल अदा करती है। हमारे यहाँ समाज जो है अपने अलावा किसी को पहचानने को तैयार नहीं है। एक जो आत्माभिमुखता है, एक जो स्वार्थपरकता है, वो इस कदर बढ़ी हुई है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कौन से लोग आवश्यक हैं और उनको कितना महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस चक्कर में जो नई जनरेशन आ रही है उसकी थोड़ी सी उपेक्षा होती है। लेकिन एक बात और है, मैं अपने समाज की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन यही समाज है जो मुझे प्यार देता है, मुझे पैसा देता है, मुझे पहचान देता है, तुरंत मान्यता देता है, अपनी गोद में बिठा के रखता है। लेकिन शिकायत भी इसी समाज से, एक तरह का लव हेट रिलेशन है। तो यही सच है कि बनारस को कोई दूर से देखेगा तो उसको बिस्मिल्लाह खां नहीं दिखाई देंगे, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी या धूमिल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनके आने की संभावना बनी हुई है। एक नया धूमिल पैदा होगा, एक नए बिस्मिल्लाह पैदा होंगे। हाँ, चूंकि ये संभावनाएं तो हमेशा कायम रहती, हर शहर के हिस्से में संभावनाएं रहेंगी और हर शहर कुछ न कुछ देता है। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि समाज जिस तरीके का हम दूसरे भाषाओं में, आंचलिक भाषाओं में देखते हैं, चाहे मणिपुर में रतन थीम की बात हो या महाराष्ट्र में मराठी भाषी अपने लेखक को भी बहुत प्यार करते हैं, और बंगाली लेखक और रंगकर्मी दोनों को भरपूर प्यार मिलता है। हिंदी भाषा में उस तरीके का प्यार कभी नहीं मिल पाया। तो इसमें समाज ज्यादा जिम्मेदार है, बाजार ज्यादा जिम्मेदार है, या जो हमारी अपनी एक नैतिक शिक्षा बचपन से मिलती है कि हम उसमें कहीं इस प्यार की तरफ बढ़ ही नहीं पाते कि हम कला और सौंदर्य की तरफ बहुत बढ़े हैं। तो किसको आप जिम्मेदार के तौर पे देखते हैं कि क्यों वो अटैचमेंट नहीं हो पाता? मतलब आज भी हम याद करते हैं तो अपने तमाम पुरखे रचनाकारों को, जबकि उसके बाद एक पूरी पीढ़ी साठोत्तरी के बाद से है, उनके नाम भी विस्मित हो जाते हैं कि हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे सांस्कृतिक प्रशिक्षण में, हमारी कल्चरल ट्रेनिंग में कोई बहुत बड़ी कमी तो है ही, ये तो तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी संकट उसकी पहचान से शुरू होता है। अगर हमको अपने समाज को एक तरह के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उम्मीद हम करते हैं, तो हम रोग को पहचानेंगे नहीं तो उसकी दवा कहां से करेंगे? तो कोई संकट तो है। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर कि मुझे आप बताइए कि आपके कितने परिचितों के घर में लाइब्रेरी है? पुस्तकें हैं नहीं, तो आप लेखकों को पहचानेंगे कहां से? अगर मेरे घर में अनामिका नहीं है, निराला की साहित्य साधना नहीं है, अगर मेरे घर में प्रबंध प्रतिमा, चतुरी, चमार, बिल्लेसुर, बकरिया नहीं है, तो मैं निराला के महत्व से कैसे परिचित हो जाऊंगा? कौन सा ससुरा विश्वविद्यालय और कौन सी लाइब्रेरी मुझे बाहर घर के उनसे ऐसा परिचय करा देगी? अच्छा ठीक है, मान लीजिए बाहर से ही मेरी शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत न है, फिर उसका मध्य और उसका अंत तो मुझे अपने जीवन में करना है ना। मैं गृहस्थ हूं, मेरा परिवार है, अपने परिवार को मैं कितना साहित्य लौटा रहा हूं, या परिवार की निगाह में मैंने साहित्य की ऐसी छवि बना दी है कि साहित्यकार को एक कमतर किस्म का गैर जिम्मेदार नागरिक भर मान लिया गया है। हमने तैयारी पूरी नहीं की और समाज को सौंप दिया तमाम सारी टेक्नोलॉजी के और बाजार की और पूंजी की ताकतों के हवाले। तो हुआ ये कि समाज बहुत सनसनी में और बहुत प्रलोभनों की ओर मुंह करके देखने लगा। ये कहना गलत होगा कि समाज प्रलोभनों का शिकार हो गया, क्योंकि इसी समाज में बहुत ठेठ, बहुत देशज आलोचनात्मक विवेक भी है। वो सही को सही और गलत को गलत कहना जानता भी है और मौका आने पर कहता भी है। लेकिन ये क्या है कि हम अपनी सभ्यता से इतने दूर आ गए, कई दफा ये समझ में भी नहीं आता। आप देख सकते हैं कि जैसे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी गए तो कोई बहुत बड़ा स्पंदन
कुछ नहीं जो है जी, नहीं स्पंदन नहीं होता। एक तरह की जिम्मेदारी आपको दिखती है संगीत रसिकों के बीच में, मीडिया के एक हिस्से में, दैनिक बहुत छोटा सा पत्रों में। हाँ, बहुत छोटा सा हिस्सा। तो या तो हमको ये मान लेना चाहिए कि जो समग्र संस्कृति कर्म है, ये समग्र सामाजिक कर्म के भीतर एक बहुत छोटी सी मर्यादा और बहुत छोटा सा रकबा रखता है अपना। संस्कृति का हिस्सा ही बहुत छोटा है। लेकिन हम तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि संस्कृति नेतृत्व करे समाज का, तब पाते हैं कि उस मोर्चे पर अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्थिति यही है कि जब ईमानदारी स्वीकार किया जाए तो 95% समाज का ध्यान नहीं है हिंदी पट्टी में, जबकि दूसरी भाषाओं में, खासतौर पे अगर हम बात करते हैं बंगाली, मराठी, मणिपुरी और पूर्वोत्तर की तमाम जो और छोटी छोटी भाषाएं हैं, उड़िया है, तो अपनी कलाओं का बहुत सम्मान कर रहे हैं, जिस बात को व्योमेश जी ने भी कहा। चलिए आते हैं, चूंकि इतने ज्यादा पक्ष इनके हैं तो सब पर थोड़ी थोड़ी ही बात हो पाएगी। सिनेमा भी एक दृश्य कला है और नाटक भी एक दृश्य कला है। हिंदी पट्टी में वही सिनेमा की बड़ी स्वीकार्यता है, बाकी भाषाओं के अपेक्षा ज्यादा बड़ा बाजार क्रिएट कर लिया है हिंदी सिनेमा ने, लेकिन नाटक बाकी भाषाओं के अपेक्षा बिल्कुल बाजार नहीं क्रिएट करता दिख रहा है। आपके सवाल को मैं थोड़ा सा और अपडेट करूंगा। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन सिनेमा का भी हाल आप आज का देखिए ना, क्या हुआ। एक तो शहर में जो 60-70 सिनेमा हॉल थे, सिंगल विंडो खत्म हुई, मल्टीप्लेक्स बने, वहां पे अलग तरह के हॉल बन गए, सिनेमा देखना महंगा हो गया। जो सबसे सस्ता टिकट है वो 200 रुपए का है, और अमेजोन प्राइम का या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए महीने का है। तो वहां रौनक तो वहां भी खत्म हो गई। जैसे एक बाजार उसका कमजोर हुआ होगा, निश्चित रूप से बाजार दूसरे धारणाओं में चला गया है, नए रूप के साथ आ रहा है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जो भी पूरा सिनेमेटोग्राफी की मेकिंग है, चाहे वो हम मोबाइल पर ही फिल्म देख रहे हो, उसका दर्शक वर्ग बढ़ा है, उस पर खर्च हो रहा है, और एक निर्माण इतना महंगा है, बावजूद इसके अगर निर्मित हो रही चीजें तो कहीं ना कहीं उनके आउटपुट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन नाटक से लगातार मोह भंग कराया जा रहा है। या जब कोई एक लड़का नाटक करने जाता है तो लगातार उसका घर ये पूछता कि खाओगे क्या। देखिए, जब सिनेमा बनाने जाता तो ग्लैमराइज छवि आती है। अब तो आप सर ये जान लीजिए कि जो भी लड़का या लड़की नाटक करने आ रहा है, असल में उसको सिनेमा में जाना है, इसलिए वो आया है। जो कहीं भी प्रशिक्षण ले रहा है, किसी व्यावसायिक रंगमंडल के जैसे मेरा है, उसके साथ काम कर रहा है, उसके मन में स्वप्न है कि एक दिन वो टीवी पर सिनेमा में जाएगा। तो नाटक तो अब बीच का माध्यम है। नाटक की ऐतिहासिक भूमिका बदल गई है, अब वो एक स्वायत्त विधा नहीं है। ऐसे समय में जब आप शास्त्रीय किसी तर्क से या किसी शास्त्रीय नृत्य रूप में, संगीत रूप में नाटक को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं प्रायः डांस ड्रामा वाले फॉर्मेट में, और उसका भविष्य यही है कि वो उसी रूप में घटित होगा। वो नाटक सिनेमा नहीं बनेगा, वो नाटक टेलीविजन का सीरियल नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो वहां पे टिके रहना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। कलाकार के भीतर ये आत्मविश्वास आ जाना कि वो जो कुछ भी है उसका सिनेमा के संसार से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, आप दबाव डाल के ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो उस पर दबाव डालने की बात है कि सिनेमा की तरफ जाना चाहे उसकी इच्छा है वो जाए। तो आप ऐसे लोगों का एक समूह बनाते हैं जो स्वभावतः सिनेमा में नहीं जाना चाहते, सिनेमा के एक माध्यम के रूप में उपस्थित होने से इनकार नहीं है उनको, सिनेमा से कोई चिढ़ नहीं है आत्यंतिक किस्म की, सिनेमा देखते हैं, उससे रंजित होते हैं, उससे शिक्षित होते हैं, लेकिन वो काम खुद रंगमंच का करते हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में ये भी संभव है कि वो खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे मेरे मन में एक कैच है, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये संभव है कि टेक्नोलॉजी से, कैमरे से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो अपनी कलात्मक शर्तों पर अपनी अभिव्यक्ति संभव कर सकते हैं। उसके लिए किसी बहुत बड़ी योजना की, बहुत बड़ी बैकिंग की, मुंबई चले जाने की
और बॉलीवुड का पार्ट बन जाने की जरूरत उस तरह से नहीं रही जैसी 10 साल पहले तक थी। यानी अगर आपको अभिव्यक्ति की बेचैनी है आपके भीतर और आपको आता है अभिव्यक्ति करना, तो आप न सही रंगमंच में, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं खुद को, और वो माध्यम भी बहुत यथार्थपरक, बहुत कलात्मक, बहुत गुणवत्ता से संपन्न सिद्ध हो जा सकते हैं, आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से। और जो आप कर रहे हैं ये तो आज खूब दिख रहा है कि, लेकिन इसमें एक दिक्कत, विडंबना जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो प्रशिक्षित रंगकर्मी था, जो कथ्य को लेकर के, उसके रूपक को लेकर के, शिल्प को लेकर के तैयारी करके आता था, वो कमतर होता जा रहा है। और रील के नाम पर तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी भरपूर है कि आप कुछ भी देख रहे हैं, आप 24 घंटे में भी सब कुछ नहीं देख सकते। देखिए अब तो AI जनरेटेड रील्स भी आ गई, तो मतलब क्या वाकई है और क्या नहीं है, इसका भी भेद मिट रहा है धीरे धीरे। और रील्स 1.5 मिनट की और 2 मिनट की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, उसके नाम पे तमाम तरह का गार्बेज जो है हमारे समाज में, हम डस्टबिन बन गए हैं और गार्बेज हमारे ऊपर फेंका जा रहा है लगातार। अब उसमें से हमको छांटना है, हमारी किडनी को ज्यादा मेहनत करनी है, पानी को, पेशाब को और रक्त को अलग रखने में, तो वो मेहनत अब एक ऐतिहासिक नियति है, हमको उसका सामना करना है। तो वो क्या लगता है कि कोई फिल्टर कर पाने की स्थिति बन पाएगी या सब कुछ? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। अंततः आप देखिए कि जो निष्णात अभिनेता हैं, जो स्किल्ड एक्टर है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर और मुख्य धारा के सिनेमा में आज की तारीख में सबसे सशक्त हस्ताक्षर वही लोग हैं जो रंगमंच की पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं। उनका सिनेमा वाकई बहुत अर्थगर्भ, बहुत दूर तक जाने वाला, संदेश देने वाला सिनेमा है, और उससे नई जनरेशन जुड़ रही है। तो इसी निराशा में से उम्मीद भी निकल के आ रही है। ये है कि थोड़ा रायता ज्यादा फैला हुआ है चारों तरफ, समय लगेगा उसको समेटना है। जी हाँ, चूंकि रंगकर्म लगातार करते रहे हैं तो हम, और चूंकि कविताओं का रंगमंच ज्यादा व्योमवैश्विक कर रहे हैं, तो कविताओं के रंगमंच की कैसी स्वीकार्यता देख पा रहे हैं समाज में? वही बात है सर, कविताओं की स्वीकार्यता और कविता के रंगमंच की स्वीकार्यता। मतलब अगर एक मुहावरे की शक्ल में कहें तो करेला भी है, उस पर नीम भी चढ़ी हुई है। तो 2 चीजें ऐसी हैं, इन दोनों को साथ साथ चलाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आप कहते हैं, कहने का अपना आनंद है, कहने की अपनी चुनौती है, नए लोगों से संवाद में बड़ा सुख है, मैं उसको उठाता हूँ, नए लोगों से बहुत बात करता हूँ, विश्वविद्यालय के छात्रों से, कॉलेजेस में, IITs में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, JNU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में, और ये पाता हूं कि नई पीढ़ी जानना चाहती है सत्य को किसी एकांत नजरिए से नहीं, बल्कि उसकी समग्रता में पहचानने की कोशिश करती है। ये जानना चाहती है कि हम कौन थे, ये जानना चाहती है कि तब क्या कैसे होता था। तो ये सब जिज्ञासाएं हमारे जैसे लोगों के लिए जगहें बना रही हैं। अब ये हमारे विवेक पर, हमारे रिफ्लेक्सेस पर है कि उन जगहों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने कलाकर्म में, अपने संवाद में। इन दिनों मैं बहुत बोल रहा हूँ दिए हुए स्लॉट्स पर, रील्स में, अलग अलग टॉक शोज में, पॉडकास्ट में बोलने पर मुझे इतना रिस्पांस मिल रहा है जितना रिस्पांस कुछ भी करते हुए कभी नहीं मिला। तो अब मैं देखता हूं कि ये एक लोग सुनना चाहते हैं, अन्यथा मैं इस बात को कैसे समझूं? लोगों की सुनने की जो इच्छा है वो मुझ तक पहुंच रही है, सराहना की शक्ल में, वाह वाह की शक्ल में, और लोगों से मिलकर, जानकर भी मुझे पता लग रहा है कि लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एकदम ठीक बात कर रहे हैं। और मैं भी लगातार ये देख पा रहा हूँ कि जो रचनाधर्मी या रचनाकर्मी लगातार संवाद कर रहे हैं अपने दर्शकों से, उनकी बाकी रचनाओं की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। और जो आप अपनी बाकी रचनाओं के वकील हैं। जी बिल्कुल। और तो जितनी आप जिरह करते रहेंगे, लोगों के बीच उसकी बात ले जाते रहेंगे, तो स्वीकार्यता भी बढ़ेगी, उस पर बात भी होगी, प्रतिवाद भी होंगे, सराहना भी होगी, सारी चीजें। तो लगातार संवाद में हर रचनाकर्मी को जाना चाहिए। ये बड़ी शानदार बात कही है आपने। तो चूंकि
पक्ष बहुत सारे हैं, बस अब ये जानना चाहेंगे कि आजकल और क्या नया लिख रहे हैं, कविता को लेकर के आगे की क्या योजनाएं हैं। बाकी आपके पास बड़ी योजना पूरे साहित्य संग्रह को बचाने की है नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से, तो अपने निजी रचनात्मकता में क्या आगे प्लान कर रहे हैं? मैं एक गद्य की किताब तैयार कर रहा हूँ जी। उसमें कुछ अंतरंग पहलुओं का उद्घाटन है साहित्य के। जी। जैसे कोई पुस्तक लिखी कैसे गई, जी। इसकी कहानी। जी। अब आप कह सकते हैं कि जैसे एक निबंध के प्रति एक पाठक का क्या नजरिया है। जी। जैसे एक मशहूर निबंध है कविता क्या है, जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जी। तो उस निबंध के लिखे जाने की कहानी क्या है, जी। उन्होंने कब उसका पहला ड्राफ्ट लिखा, जी। उस ड्राफ्ट को संपादक के पास भेजते समय जी। उन्होंने साथ भेजी जा रही चिट्ठी में क्या लिखा, जी। उस पर संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, फिर वो लेख किस रूप में प्रकाशित हुआ, उसमें कौन कौन से संशोधन द्विवेदी जी ने अपनी ओर से कर लिए, और उन संशोधनों को आगे आने वाले मजमूनों में रामचंद्र शुक्ल ने कितनी तवज्जो दी, कितनों को माना, कितनों को नहीं माना। अब ऐसी तथ्यवादी आलोचना हमारे यहाँ कम लिखी गई है, नहीं लिखी गई है, और आलोचना के तौर पर नहीं बल्कि ये तो पोस्टमार्टम का काम हो रहा है। ठीक से कहा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि आलोचना तो हमारे यहाँ जो रही अपने मानकों पर हुई, कोई उसका बहुत स्वतंत्र मानक नहीं। एक रचना को प्रदत्त और प्राप्त मान के चलते हैं जी। उस रचना की बिनाई कैसे हुई है, किन किन धागों से, तो ये मैंने अनफोल्ड करने की कोशिश की है अपनी आने वाली पुस्तक के 2 निबंधों में। एक शुक्ल जी के एक निबंध पर है और दूसरा प्रेमचंद जी की 2 कहानियों पर है जी। पंच परमेश्वर और ईश्वरीय न्याय। असल में ये किताबें जब तैयार हम लोग कर रहे थे सभा के लिए जी, तो उन किताबों को तैयार करते हुए ही मुझे लगा, देखिए अभी हम ये बात करके आए हैं जी, कि एक व्यक्ति बोलने वाला अपनी ही कलाओं का वकील होता है, तो मैं अपनी ही पुस्तकों का एक आत्मनियुक्त वकील हूँ सभा की पुस्तकों का। तो उनकी वकालत करते समय एक तरह से ये मेरे वकालतनामे हैं ये दोनों निबंध। तो मैंने ये 2 निबंध हैं, ऐसी ही चीजें हैं, ऐसी चीजें जानबूझकर बनाने और उनको पुस्तकाकार प्रकाशित करने का मेरा संकल्प है जी, जिनके जरिए नई पीढ़ी से ज्यादा संवाद संभव हो सके जी। मैं अगर ऐसी बात लिखूंगा जो अन्यथा मुझे बहुत जरूरी लगती हो लेकिन नई पीढ़ी उसे नहीं सुने जी, तब लिखना आज के समय में हो जाएगा जी। तो निश्चित रूप से ये जो अभी नया पक्ष उद्घाटित किया विमर्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये काम हिंदी साहित्य में लगभग ना के बराबर हुआ है, और हिंदी भाषी अगर चाहे पाठक हो, दर्शक हो, हमेशा जिज्ञासु रहा, उसके लिए जो परिदृश्य पे नहीं होता, यानी नेपथ्य में ज्यादा झांकना चाहता है, तो इस बार नेपथ्य आ रहा है, आलोचना नहीं आ रही है, साहित्य के पीछे का नेपथ्य आ रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काशी के कर्णधार में आज हम उनका स्वागत कर सके, इसके लिए उनके आभारी हैं। हम फिर मौका मिलेगा तो उनसे तमाम और बातें करेंगे। बहुत सारे पक्ष उनके हैं जो छोटे से अंक में नहीं सहेजे जा सकते। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।